सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की अभ्यास श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, समुद्री घास निम्नलिखित तत्वों का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। आंसर होगा इसमें आयोडीन। आयोडीन। अगला क्वेश्चन नंबर 66, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन ही तो उसमें से निकलता है, ऑक्सीजन ही निर्मुक्त होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 67 है, सही सुमेलित नहीं है। कौन नहीं है? अमरबेल तना परजीवी है, बिल्कुल सही है। चंदन जड़ परजीवी है, ये भी सही है। आर्किड अधिपादप है, ये भी सही है। घटपर्णी ये जलोदभिद नहीं, ये कीटभक्षी है, कीटभक्षी। ये दे रखा है यहाँ पे व्याख्या में। घटपर्णी या नेफेंथिस ये कीटभक्षी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा एक स्त्री लिंग हार्मोन है। आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन स्त्रीलिंग हार्मोन है। अगला क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन ए, गठिया। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग, ना कि गठिया। ये यूरिक एसिड के जमा होने से बनता है गठिया। बाकी देख लेते हैं। विटामिन डी सुखंडी यानी सूखा रोग, ये भी हो सकता है कि यहाँ पे सूखा रोग ना लिखा हो, आप ना पहचान पाए। सुखंडी होता है सूखा रोग, यानी विटामिन डी की कमी से। विटामिन सी मसूड़ों से खून आना। B1 बेरी बेरी, B1 बेरी बेरी, इसको थाइमिन भी बोलते हैं, रासायनिक नाम इसका थाइमिन है। प्राकृतिक अपशिष्ट पदार्थ यूरिक एसिड के शरीर में जमाव से गठिया अथवा गाउट नामक रोग होता है, जबकि विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। शेष विकल्प सुमेलित हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, और बाकी सबके B1 का थाइमिन, डी का विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 70 है, कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एस्पिरिन। एस्पिरिन निश्चेतक है, यानी बेहोशी करने के लिए जो दवा दी जाती है, एस्पिरिन नहीं है। यहाँ पे अगर क्लोरोफार्म होता तो सही होता, निश्चेतक के रूप में। एस्पिरिन होता है, ये दर्द में दिया जाता है, दर्द निवारक होता है। यहाँ पे दिया हुआ है दर्द निवारक व्याख्या में। बाकी सारे देख लेते हैं, सही सुमेलित हैं। क्लोरोमाइसेटिन टाइफाइड नाशी है, क्लोरोमाइसेटिन ये है टाइफाइड नाशी। क्रिस्टल वायलेट ये है पूर्तिरोधी। क्विनीन यानी कुनैन ये है मलेरिया रोधी। क्वेश्चन नंबर 71 है, एक सामान्य 70 केजी भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है। 70 केजी का व्यक्ति है और उसमें रक्त निकालना है तो कितना होगा। अमूमन 7% अगर मान लिया जाए तो 7%, 70 में, यहाँ देखिए व्याख्या में देख लेते हैं सीधे। एक सामान्य वयस्क में रक्त की मात्रा उसके कुल भार का लगभग 7% होती है, यानी 70 का 7% यदि आप निकालेंगे तो ये निकलेगा आपका आसपास कम से कम, ये जीरो कट गया, ये 7 × 7 हो गया आपका 49, और ये आपका एक पॉइंट लग जाएगा इतना, यानी केजी 4.9 केजी। और उसमें ऑप्शन में दे रखा है मिलीलीटर में, तो मिलीलीटर में बदलने के लिए हम इसको 4.9, इसको हम 4.9 केजी, इसको हम 5 केजी मान लेते हैं अप्रॉक्स, और 5 केजी इसको मिलीलीटर में बदलने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यह आंसर हो जाएगा आपका 5000 ml। क्वेश्चन नंबर 72, वैसे केजी नहीं, यहाँ पे लीटर लिखा होना चाहिए था, लीटर, तब उसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करके 5000 ml कर लेते। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्लों में विघटित करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेप्सिन। लैक्टेस एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में विघटित करता है। जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज और फ्रक्टोज को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करता है, और यूरेस एंजाइम यूरिया का जल अपघटन कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया में करता है, जबकि पेप्सिन एंजाइम
प्रोटीनों को अमीनो अम्लों में विघटित करता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, जीवाणु भोजी के संबंध में कौन सा कथन सही है? आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। जीवाणु भोजी आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है? आंसर होगा ऑप्शन सी, गास्मर रेशम। गास्मर रेशम इंपॉर्टेंट है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम गास्मर रेशम। गास्मर रेशम, गास्मर रेशम। व्याख्या में है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को गास्मर रेशम कहा जाता है। जर्मनी के अर्लेंगन न्यूरेबर्ग स्थित फ्रेडरिक अलेक्जेंडर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के अनुसार गास्मर रेशम कृत्रिम दिल के ऊतक बनाने में कारगर हो सकता है। उल्लेखनीय है कि रेशम की संरचना व यांत्रिक स्थिरता देना का कार्य फाइब्रोनिन प्रोटीन करता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन सी, अलसी सूर्या। ये प्रजातियां दे रखी हैं, तो सरसों की प्रजाति होती है वरुणा, सही है। सरसों की प्रजाति वरुणा। मटर की है सपना, सरसों की वरुणा, मटर की सपना, मूंगफली की कौशल, अलसी की सूर्या, ये गलत है। सूर्या है पपीता की प्रजाति है सूर्या। बाकी सरसों वरुणा, मटर सपना, मूंगफली कौशल। अलसी की प्रमुख प्रजातियां हैं इस प्रकार, गरिमा है, श्वेता है, शुभ्रा है, लक्ष्मी 27 है, पद्मिनी है, शेखर है, शारदा है, मऊ है, आज़ाद है, गौरव है, सिख है, रश्मि है, पार्वती है, रुचि है। अलसी की बुआई अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर के प्रथम सप्ताह तक की जाती है। इसकी बुआई का बीजदार बीज उद्देश्य प्रजातियों के लिए 30 केजी पर हेक्टेयर तथा द्विउद्देशीय प्रजातियों के लिए 50 केजी पर हेक्टेयर है। इनके नाम जो है, इनके जो वैज्ञानिक खोज करते हैं, लगे होते हैं प्रयोगशालाओं में, वो अपने नाम पे या अपने परिवार के रिश्तेदारों के नाम पे या अपने बच्चों के नाम पे या अपने किसी मित्र के नाम पे ये नाम रखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन सी, झूठ कंड फॉल्स स्मट जौ में पाया जाने वाला रोग है। झूठ कंड फॉल्स स्मट जौ में पाया जाने वाला रोग है, ये गलत है। बाकी सभी सही है। गेरुई, ये गेहूं में पाया जाने वाला रोग है। इजी है, गेरुई यानी गेहूं का रोग। अगैती झुलसा, आलू में। अगैती झुलसा मोस्टली आलू से ही संबंधित रोग होता है, झुलसा यदि लगा हो। अगैती झुलसा आलू। खैरा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, खैरा है धान में पाया जाने वाला रोग। फफूंदी जनित रोग, झूठ कंड फॉल्स स्मट का संबंध धान की फसल से है। ये फफूंदी जनित रोग है। झूठ कंड ये धान से संबंधित है, ना कि जौ से। बाकी सभी सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, लाइफ-आई के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका क्रियान्वयन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के द्वारा किया जाता है, ये गलत है। ये वायरलेस होता है, ये वायरलेस होता है। बाकी सारे देखते हैं। लाइफ-आई एक विस्तृत लाइट मोडिलिटी प्रकाश तद्रुपता है। भारत में लाइफ-आई का सफल परीक्षण 29 जनवरी 2018 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किया था। लाइफ-आई द्वारा 10 GB पर सेकंड डाटा को 1 किलोमीटर परिधि में भेजा जा सकता है। 10 GB पर सेकंड 1 किलोमीटर की परिधि में। व्याख्या में है, लाइफ-आई एक वायरलेस ऑप्टिकल नेटवर्किंग तकनीक है। वायरलेस, इसमें डाटा के संचरण के लिए प्रकाश उत्सर्जक डायोड LED का प्रयोग किया जाता है। 29 जनवरी 2018 को इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के द्वारा लाइफ-आई का सफल परीक्षण किया गया। अतः विकल्प डी छोड़कर बाकी सभी कथन सत्य हैं। पायलट प्रोजेक्ट वो होता है जब एक किसी विशेष क्षेत्र में या एक निश्चित एरिया में कोई प्रयोग किया जाता है, तब उसको पायलट प्रोजेक्ट नाम दिया जाता है। यदि वो यहाँ सफल रहता है तो उसको पूरे देश या पूरे
राज्य में लागू कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के नियामक संस्था है? तो इजी है ये, आंसर होगा दूरसंचार। ट्राई का फुल फॉर्म हो गया टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और दूरसंचार सेवाओं का नियंत्रण हेतु केंद्र सरकार द्वारा 20 फरवरी 1997 भारत दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इसका संबंध भारत में दूरसंचार सेवाओं के उन्नयन एवं विकास से है। क्वेश्चन नंबर 79 है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। राष्ट्रीय उद्यान एक तरफ दिए गए हैं, दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं, इनका मिलाना है। इनतांकी राष्ट्रीय उद्यान है नागालैंड में, इनतांकी नागालैंड। बेतला झारखंड, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड। सिरोही मणिपुर। गुइंदी तमिलनाडु। एक बार रिवीजन के लिए फिर से देख लेते हैं व्याख्या में। इनतांकी ये है आपका नागालैंड, बेतला झारखंड, सिरोही मणिपुर, गुइंदी ये है आपका तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 80, पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? इजी है, जैवमंडल। पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र जैवमंडल है। जीवमंडल सामान्य रूप से पृथ्वी की सतह के चारों ओर व्याप्त एक आवरण है जिसके अंतर्गत जंतुओं तथा वनस्पतियों का जीवन बिना किसी रक्षक साधन के संभव होता है। जीवमंडल मुख्य रूप से 3 संघटकों से निर्मित है: जैविक संघटक, अजैविक संघटक तथा ऊर्जा संघटक। क्वेश्चन नंबर 81, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आंसर होगा, कौन सा सही है पूछ रहा, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है। क्वेश्चन नंबर 82, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात घटती है। ये लिंडमैन का एक नियम है, उनके अनुसार 10% ही ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। व्याख्या है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशीय होता है। यह भी पूछा जा सकता है, एक दिशीय होता है या प्राथमिक उत्पादकों से उत्तरोत्तर पोषण स्तरों में जाती है। इस स्थानांतरण में ऊर्जा का ह्रास होता है। इसके लिए रेमंड लिंडमैन ने 10% का नियम दिया है, जिसके अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा के स्थानांतरण में 10% ऊर्जा ही संचित हो पाती है। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्न में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। जहां पे अधिक धूप आएगी, ये आपका ग्लोब हुआ, ये बीच वाली लाइन हुई भूमध्य रेखीय, तो 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, इसी के बीच में अधिक धूप आती है, सीधी किरणें आती हैं सूर्य की, और जब धूप यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होगी। इस वजह से यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, यानी अधिकतम पादप विविधता यहीं पाई जाती है। व्याख्या, उष्णकटिबंधीय सदाबहार प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है। भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में लगभग 28 डिग्री के भीतर पाए जाने वाले, ये आप 23.5 डिग्री कहेंगे, पाए जाने वाले वनों को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहा जाता है। ये पादप तथा प्राणियों के विकास एवं वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं प्रदान करते हैं, क्योंकि इनमें वर्ष भर उच्च ऊर्जा तथा तापमान रहता है। क्वेश्चन नंबर 84, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? आंसर होगा ऑप्शन बी, गेहूं, आलू, गन्ना। गेहूं, आलू, गन्ना। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना, आलू का शीर्ष उत्पादक है, जबकि चावल,
पश्चिम बंगाल में। मूंगफली और कपास गुजरात। क्वेश्चन नंबर 85 है, दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है वाराणसी में। ये 2-3 बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। दीनदयाल हस्तकला संकुल वाराणसी में है। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र वाराणसी में अवस्थित है। उल्लेखनीय है कि इस केंद्र की आधारशिला नवंबर 2014 में रखी गई थी, जिसे 22 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव वित्त मंत्री द्वारा 2014 और 15 के बजट में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 86 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौरक्षा अनुसंधान संस्थान स्थित है मथुरा में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौरक्षा अनुसंधान संस्थान मथुरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 87 है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सबको पता है, जी है गौतम बुद्ध नगर। नोएडा न्यू, इसका फुल फॉर्म भी होता है नोएडा का, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी नोएडा। एक मिनट क्या हो रहा है? एक मिनट ओके, देखिए नोएडा अर्थात न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक उपनगर है। उल्लेखनीय है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 88, ये गलत क्या है? ये पुराना क्वेश्चन है, अब नहीं पूछा जाएगा। यानी 2018-19 का बजट के संबंध आकार पूछा गया था। अब अगर पूछा जाएगा तो ये अब नए जो बजट रिसेंट में आया होगा उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। इसको छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, कथन ए भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है, सही है। कारण आर है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं, बिल्कुल भी नहीं, सहज होते हैं, सभी भाषाएं बोल सकते हैं। तो आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन सी होगा, ए सही है किंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? ये लखनऊ का है। उत्तर प्रदेश का जनपद लखनऊ दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। उल्लेखनीय है कि दशहरी आम को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, जीआई भौगोलिक संकेतक का विशेष कानूनी दर्जा अर्थात जीआई टैग प्राप्त है। एक अलग स्वाद व सुगंध के कारण दशहरी आम की विशेष पहचान है। क्वेश्चन नंबर 91, उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र में नहीं है? आंसर होगा इलाहाबाद, आगरा है, खुर्जा है, मेरठ है। अब देख लेते हैं व्याख्या में। आगरा में सिल्क और कारपेट का निर्यात होता है, हस्तशिल्प सामान का निर्यात होता है, संगमरमर उत्पादों का, बैग का आदि का निर्यात होता है। खुर्जा में पाटरी है, सेरामिक टाइल्स है आदि का होता है। मेरठ में टेक्सटाइल है, खेलों का सामान है, स्वर्ण आभूषण है, जबकि इलाहाबाद में ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92 है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि अब 8 वर्ष हो गई है। पहले 6 वर्ष थी, अब 8 वर्ष कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश को लोकायुक्त की पद धारण अवधि वर्तमान 8 वर्ष है। पूर्व में इसका कार्यकाल 6 वर्ष का था, जिसे लोकायुक्त उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2012 द्वारा बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि किसी राज्य के लोकायुक्त की नियुक्ति उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश से ही की जाती है। क्वेश्चन नंबर 93 है, कन्नौज इत्र प्रथम 93 है, कथन ए कन्नौज इत्र का शहर है, सही है बिल्कुल। कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग होता है, ऐसा नहीं है, वहाँ पे तंबाकू का भी उद्योग होता है, अन्य भी उद्योग होते हैं। व्याख्या में देख लेते हैं। ए सत्य है क्योंकि कन्नौज को इत्र का शहर कहा जाता है, किंतु कारण आर असत्य है क्योंकि कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग नहीं है। इत्र व्यवसाय अतिरिक्त कन्नौज तंबाकू व्यापार के लिए भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, उत्तर प्रदेश के सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट में से सही है। आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नहीं बनाया गया है। विंडो
सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग, ये औद्योगिक अनुमोदन के लिए बनाया गया है, यानी औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। ओके, थैंक यू।